वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है सप्तक ज्ञान के बारे में। और इससे संबंधित आज हम लोग यहाँ पर क्विज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देख करके मैंने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये संगीत रत्नाकर पुस्तक से लिए गए हैं, तो आप इनको ज़रूर करें। अगर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 100 नंबर या कि 150 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये पूरी सीरीज़ है और उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये दूसरा वीडियो है। और इसी तरह से करके हम ये पूरा 1000 से 1500 तक का ये पूरा क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, जिसको हम छोटे छोटे वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपने पहले टॉपिक से, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सप्तक किसे कहते हैं और संगीत में कितने सप्तक माने गए। तो दोस्तों देखिए, संगीत में 3 सप्तक माने गए हैं। यहाँ पे एक हमारा है मध्य सप्तक, दूसरा मंद सप्तक और फिर हमारा तीसरा है तार सप्तक। इस तरह से यहाँ पे 3 सप्तक माने गए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य सप्तक की ध्वनि का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर है मध्य सप्तक की ध्वनि साधारण होने के कारण इसका स्थान कंठ से माना गया है। यानी कि मध्य सप्तक कहाँ से निकलता है, ये कंठ से उच्चारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मंद सप्तक की ध्वनि का कौन सा स्थान है। मंद सप्तक की ध्वनि का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है कि मंद सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक की ध्वनि से धीमी होने के कारण इसका स्थान छाती से माना गया है। तो ये हमारा मंद सप्तक का हो गया। मध्य सप्तक का कहाँ से माना गया, मध्य सप्तक का माना गया कंठ से माना गया, और मंद सप्तक का हृदय से यानी कि छाती से। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कहाँ से, तार सप्तक की ध्वनि कहाँ से मानी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो तार सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक की ध्वनि से चढ़ी होने के कारण इसका स्थान तालु से माना गया है। तो तार सप्तक का कहाँ से माना गया, तार सप्तक का माना गया है तालु से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सप्तक में लगने वाला शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों की संख्या और नाम बताओ। तो सप्तक में कितने स्वर शुद्ध लगते हैं, कितने स्वर तीव्र लगते हैं, कितने स्वर कोमल लगते हैं, हमें इनका नाम बताना है। तो सप्तक में 7 स्वर शुद्ध लगते हैं और 4 स्वर कोमल लगते हैं और 1 स्वर तीव्र लगता है। तो अब देखिए कोमल स्वर कौन कौन से लगते हैं। कोमल स्वर हमारा होता है रे, गा, धा, नी और मा। माँ को क्या बोलते हैं, माँ हमारा आता है तीव्र की श्रेणी में। तो कुल मिलाकर के हमारे इसमें 7 स्वर हो गए। और जब माँ तीव्र हो गया तो कोमल स्वर कितने बचे, कोमल स्वर फिर 4 बचते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर 4 लगाने कोमल स्वर और 1 स्वर हमारा लगता है तीव्र। अब इसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थाट और राग से संबंधित है। तो थाट किसे कहते हैं, उससे पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है। तो इसका आंसर है सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों में किन्हीं 7 स्वरों के समूह को थाट कहते हैं। थाट किसको बोलते हैं, अगर सप्तक में 12 स्वर लग रहे हैं और उन 12 स्वर में 7 स्वर का समूह अगर आता है तो उसको हम फिर बोलते हैं थाट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संगीत में कितने थाट माने गए हैं। तो संगीत में 10 थाट माने गए हैं। कौन कौन से वो 10 थाट के नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। उन 10 थाट के नामों में है बिलावल थाट, आशावरी थाट, कल्याण थाट, भैरवी थाट, खमाज थाट, मारवा थाट, भैरव थाट, तोड़ी थाट, काफ़ी थाट और पूर्वी थाट। ये 10 थाट हमारे संगीत में उपयोगी हैं। इसके बाद अब आता है क्वेश्चन हमारा राग से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो राग का हम यहीं पे देख लेते हैं। राग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राग की उत्पत्ति देखिए, रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी गई है। राग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राग की उत्पत्ति थाट से मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि राग कैसे बनते हैं। राग स्वरों के मेल से बनते हैं। हमारे स्वर 7 स्वर हैं, इन स्वरों के मेल होने से हमारी एक राग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे राग की मुख्य जातियाँ और उनके नाम बताइए। राग की मुख्य कितनी जातियाँ हैं, राग की मुख्य जातियाँ हैं 3। ये 3 संपूर्ण, साडव और अवडव।
अब इन 3 से मिला करके हमारी राग बन जाती है 6 राग, इनसे और बनती है। तो ये हमारी इनको जातियाँ जो हमारी 3 है संपूर्ण, साडव, औडव, ये जातियाँ हैं, और जो 3 और बनती हैं उनको हम उपजातियाँ बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे आ ही गया कि रागों की उपजातियों के नाम और उनकी संख्या बताओ। रागों की कितनी उपजातियाँ हैं? रागों की उपजातियाँ हैं 6। कौन कौन सी हैं? संपूर्ण साडव, संपूर्ण औडव, साडव संपूर्ण, साडव औडव, औडव संपूर्ण, और ये अगला हमारा है औडव साडव। इस तरह से ये हमारी राग की 6 जातियाँ बन जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि संपूर्ण जाति के रागों की स्वर संख्या बताइए। संपूर्ण जाति की रागों की स्वर संख्या। तो संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं? संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। तो रागों की यहाँ पे स्वरों की संख्या बताना था हमें। तो यहाँ पे स्वर कितने लगेंगे? 7 स्वर। साडव जाति के स्वरों की संख्या, साडव जाति यानी कि 6, तो साडव जाति में 6 स्वर लगते हैं। औडव जाति के रागों की संख्या, औडव में कितने स्वर लगते हैं? औडव में 5 स्वर लगते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरोही किसको कहते हैं? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोही कहते हैं। अवरोही किसे कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। आरोही चढ़ना, अवरोह यानी उतरना। रागों में आरोही और अवरोही का होना क्यों आवश्यक है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो रागों में आरोही और अवरोही का होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि आरोही और अवरोही से ही राग की जाति पहचानी जाती है। अब जाति कैसे पहचानी जाती है? देखिए, जिस राग में अगर मान लीजिए 6 स्वर लग रहे हैं, 5 स्वर लग रहे हैं, तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे 5 स्वर लग रहा है यानी कि ये हमारी औडव जाति की राग है। 6 स्वर लग रहा है यानी कि साडव जाति की राग है। 7 स्वर लग रहा है यानी कि संपूर्ण जाति की। तो आरोही और अवरोही जरूरी इसलिए हैं, इनसे हमारी जाति पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राग में वादी स्वर का क्या महत्व है? वादी स्वर क्यों जरूरी राग में? तो राग में जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक लगे उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर को राग का राजा माना जाता है। इसी को प्रधान स्वर भी बोलते हैं, इसी को अंश स्वर भी बोलते हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला हमारा है राग में संवादी स्वर क्या है? जैसे एक राज्य में मंत्री का दर्जा होता है, उसी तरह से राग में संवादी स्वर का भी दर्जा होता है। संवादी स्वर राग का मंत्री होता है, इसलिए ये भी जरूरी होता है। वादी स्वर से थोड़ा सा कम यूज होता है। गीत के कितने भाग होते हैं? गीत में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? स्थाई, अंतरा। गीत के कितने भाग होते हैं? गीत में 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। स्थाई किसे कहते हैं? स्थाई राग जो हमारे गीत का पहला भाग होता है उसको स्थाई कहते हैं, यानी कि जहाँ शुरुआत होती है। अंतरा किसको कहते हैं? अंतरा यानी कि गीत का जो दूसरा भाग होता है उसको अंतरा। गीत के कितने भाग हो गए? गीत के 2 भाग, स्थाई और अंतरा। तो अंतरा जो दूसरा भाग होता है उसको अंतरा, पहले भाग को स्थाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कितनी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे हमने राग के से संबंधित प्रश्न कर लिए, संगीत का थाट देख लिया, थाट से संबंधित भी प्रश्न कर लिए हमने, और यहाँ पे सप्तक से संबंधित भी प्रश्न कर लिए। तो इसी तरह से जो ये पूरी मैं 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊँगा, तो इसी तरह से हम कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन संगीत रत्नाकर से हैं। आपको पता है कि संगीत रत्नाकर कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। आपके यहाँ से आने के एग्ज़ाम में आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उससे आपके 30 से 40 नंबर आपके, अगर 100 नंबर 150 नंबर का अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन है तो इतने नंबर आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। ऐसे लोगों के पास भेजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर